क्राइम एक गुनाह, मोहब्बत के नाम। क्राइम न्यूज इन हिंदी मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर के थाना थाटीपुर के थाना प्रभारी आरबीएस विमल 5 अगस्त की रात करीब 3 बजे इलाके की गश्त लगाकर थोड़ा सुस्ताने के मूड में थे। तभी उनके पास किसी महिला का फोन आया। महिला ने कहा, सर मैं तृप्ति नगर से बोल रही हूं। मेरे पति रविदत्त दुबे का मर्डर हो गया है। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इतना कहने के बाद महिला सिसकने लगी, अपना नाम तक नहीं बता पाई। थाना प्रभारी ने उससे कहा, भी आप कौन बोल रही हैं और आसपास की लोकेशन के बारे में कुछ बताइए। वहां पास में और कौन सी जगह है, कोई चर्चित दुकान, शोरूम या स्कूल आदि है तो उसका नाम बोलिए। सर मैं भारती दुबे हूं। तृप्ति नगर के प्रवेश द्वार के पास ही लोक निर्माण इलाके में टाइम कीपर दुबे जी का मकान पूछने पर कोई भी बता देगा, महिला बोली। घटनास्थल का किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करने की सख्त हिदायत देने के कुछ समय बाद ही थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ घनी आबादी वाले उस इलाके में पहुंच गए। थाना प्रभारी आरबीएस विमल और एसआई तुलाराम कुशवाहा के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों को अल सुबह देखकर वहां के लोग चौंक गए। लोगों से भारती दुबे का घर मालूम करके वो वहां पहुंच गए। जब वो पहली मंजिल पर पहुंचे तो एक कमरे में भारती के पति रविदत्त दुबे की लाश पड़ी थी। पुलिस के पीछे पीछे कुछ और लोग भी वहां आ गए। उनमें ज्यादातर परिवार के लोग ही थे। थाना प्रभारी ने लाश का मुआयना किया तो बिस्तर पर जहां लाश पड़ी थी वहां भारी मात्रा में खून भी निकला हुआ था। उनके पेट में गोली लगी थी, मुंह से भी खून निकल रहा था। लाश की स्थिति को देखकर खुद गोली मारकर आत्महत्या का भी अनुमान लगाया गया, किंतु वहां हत्या का न कोई हथियार नजर आया और ना ही सुसाइड नोट मिला। घर वालों ने बताया कि उन्हें किसी ने सोते वक्त गोली मारी होगी। हालांकि इस बारे में सभी ने रात को किसी भी तरह का शोरगुल सुनने से इनकार कर दिया। थाना प्रभारी ने मौके पर फोरेंसिक टीम भी बुला ली। पुलिस को यह बात गले नहीं उतरी, फिर भी थाना प्रभारी ने हत्या के सुराग के लिए कमरे का कोना कोना छान मारा। उन्होंने घर का सारा कीमती सामान भी सुरक्षित पाया। इसी का मतलब साफ था कि बाहर से कोई घर में नहीं आया था। अब बड़ा सवाल ये, जांच के लिए खोजी कुत्ते की मदद ली गई। कुत्ता लाश सूंघने के बाद मकान की पहली मंजिल पर चक्कर लगाता हुआ नीचे बने कमरे से आ गया। वहां कुछ समय घूमकर बाहर सड़क तक गया, फिर वापस बेडरूम में लौट आया। बेड के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। उसने ऐसा 3 बार किया। फिगरेट एक्सपर्ट की टीम ने बेडरूम सहित अन्य स्थानों के सबूत इकट्ठे किए। इन सारी कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही भादमवी की धारा 302-34 के तहत अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस को दुबे परिवार के बारे में भारती दुबे से जो जानकारी मिली वो इस प्रकार थी। ग्वालियर के थाटीपुर के तृप्तिनगर निवासी 58 वर्षीय रविदत्त दुबे अपनी पत्नी भारती, 2 बेटियों और एक बेटे के साथ रहते थे। रविदत्त लोक निर्माण विभाग में टाइम कीपर की नौकरी करते थे। उनकी नियुक्ति कलेक्टोरेट स्थित निर्वाचन शाखा में थी। साल 2006 में पहली पत्नी आभा की बेटे के जन्म देते वक्त मौत हो गई थी। उसके बाद उन्होंने साल 2007 में केरल की रहने वाली भारती नाम की महिला से विवाह रचा लिया था। वो अहिंदी भाषी और भिन्न संस्कार समाज की होने के बावजूद दुबे परिवार में अच्छी तरह से घुल मिल गई थी। दुबे ने भारती से कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद भारती ने दिवंगत आभा के 3 बच्चों को अपनाने और उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं रहने दी थी। बड़ी बेटी कृतिका की शादी नयापुरा इटावा निवासी राम मोहन शर्मा के साथ हो चुके थी, किंतु उसका ससुराल में विवाद चल रहा था। इस वजह से वो पिछले 3 सालों से अपने मायके में ही रह रही थी। छोटी बेटी सलोनी अविवाहित थी। पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए कई बिंदुओं पर ध्यान दिया। मृतक की पत्नी भारती और बड़ी बेटी कृतिका समेत छोटी बेटी सलोनी ने पूछताछ में बताया कि 4-5 अगस्त की आधी रात को तेज बारिश होने कारण लाइट बार बार अजा रही थी।
रात तकरीबन 9 बजे खाना खाने के बाद वे अपने घर की पहली मंजिल पर बने बेडरूम में सोने के लिए चली गई थीं। घटना के समय परिवार के सभी बाकी सदस्य एक ही कमरे में सोए हुए थे। भारती और बड़ी बेटी कृतिका को रात के 2:30 बजे हल्की सी आवाज सुनाई दी थी, तो उन्होंने हड़बड़ाकर उठकर लाइट का स्विच ऑन किया। इधर उधर देखा, वहां सब कुछ ठीक लगा। वो तुरंत बगल में रविदत्त दुबे के कमरे में गए। घरवालों के अलग अलग बयानों के कारण दुबे हत्याकांड की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही थी। उसे सुलझाने का एकमात्र रास्ता कॉल डिटेल्स को अपनाने की योजना बनी। मृतक और उसके सभी परिजनों के मोबाइल नंबर लेकर उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाई गई। कब किसने किससे बात की, उनके बीच क्या क्या बातें हुईं, उनमें बाहरी सदस्य कितने थे, कितने परिवार वाले, वे कौन थे, इत्यादि कॉल डिटेल्स का अध्ययन किया गया। उनमें एक नंबर ऐसा भी निकला जिस पर हर रोज लंबी बातें होती थीं। पुलिस को जल्द ही उस नंबर को इस्तेमाल करने वाले का भी पता चल गया। रविदत्त दुबे की छोटी बेटी सलोनी उस नंबर पर लगातार बातें करती थी। पुलिस ने उस फोन नंबर की जांच की तो वो नंबर परिवार के किसी सदस्य या रिश्तेदार का नहीं था, बल्कि ग्वालियर में गल्ला कठोर के रहने वाले पुष्पेंद्र लोधी का निकला। पुलिस इस जानकारी के साथ पुष्पेंद्र के घर जा धमकी, वो घर से गायब मिला। इस कारण उस पर पुलिस का शक और भी गहरा हो गया। फिर पुलिस ने 14 अगस्त की रात में उसे दबोच लिया, उससे पूछताछ की। पहले तो उसने पुलिस को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन बाद में सख्ती होने पर उसने दुबे की हत्या का राज खोल कर रख दिया। साथ ही उसने स्वीकार भी कर लिया कि रविदत्त दुबे की हत्या उसने सलोनी के कहने पर की थी। उन्हें देशी तमंचे से गोली मारी थी। पुष्पेंद्र ने पुलिस को हत्या की जो वजह बताई, वो भी एक हैरत से कम नहीं थी। पुलिस सुनकर दंग रह गई कि कोई जरा सी बात पर अपने बाप की हत्या भी करवा सकता है। बहरहाल पुष्पेंद्र के अपराध स्वीकार किए जाने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल .317 बोर का तमंचा भी बरामद कर लिया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में पुष्पेंद्र लोधी ने बताया कि वो पिछले 1 साल से सलोनी का सहपाठी रहा है। सलोनी के एक दूसरे सहपाठी करण राजौरिया से प्रेम संबंध थे। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। उसकी तो सलोनी से केवल दोस्ती थी। उसने बताया कि एक बार करण के साथ सलोनी को रविदत्त दुबे ने घर पर ही एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले देख लिया था। अपनी बेटी को किसी युवक की बाहों में देखना रविदत्त को जरा भी गवारा नहीं लगा। उन्होंने उसी समय सलोनी के गाल पर तमाचा जड़ दिया। बताते हैं कि तमाचा खाकर सलोनी तिलमिला गई थी। उसने अपने गाल पर पिता के चाटे। इस तरह सलोनी लगातार फोन पे पुष्पेंद्र से अपने दिल की बातें बताकर करण तक उसकी बात पहुंचाने का आग्रह करती रही। एक तरफ उसे प्रेमी द्वारा उपेक्षा किए जाने का गम था, तो दूसरी तरफ पिता द्वारा अपमानित किए जाने की पीड़ा। सलोनी बदले की आग में झुलस रही थी। उसने पिता को ही अपना दुश्मन समझ लिया था। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन पुष्पेंद्र की बदौलत सलोनी की करण से मुलाकात हो गई। उसने मिलते ही करण से माफी मांगी, फिर कहा, तुम अब भी दुखी हो, मैं कर भी क्या सकता था। उस वक्त करण झेपते हुए बोला, सारा दोष पापा का है, उन्होंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। सलोनी बोली, तुम्हें भी तो थप्पड़ जड़ दिया, कम से कम वो तुम्हारी राय तो जान लेते एक बार। करण बोला, यही तकलीफ तो मुझे है आव, न देखा ताव, सीधे थप्पड़ जड़ दिया। मां रहती तो शायद ये सब नहीं होता, मां सब कुछ संभाल लेती। कहती हुई सलोनी की आंखें नम हो गईं। कोई बात नहीं, मैं उनसे एक बार बात कर लूं, करण ने सुझाव दिया। अरे कोई फायदा नहीं होने वाला, दीदी को लेकर वो हमेशा गुस्से में रहते हैं। दीदी की मर्जी से शादी नहीं हुई थी, नतीजा देखो, उसका घर नहीं बस पाया, न पति अच्छा मिला और न ससुराल। 3 साल से मायके में हमारे साथ बैठी है। सलोनी बिफरती हुई बोली, तुम्हारी भी शादी अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं क्या? करण ने पूछा। ऐसा करने से पहले ही मैं उनको हमेशा के लिए शांत कर दूंगी। सलोनी गुस्से में बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? करण ने पूछा। मेरा मतलब एकदम साफ है, बस
तुमको साथ देना होगा। उनके जीते जी हम लोग एक नहीं हो पाएंगे, हमारा विवाह नहीं हो पाएगा। सलोनी बोली, मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूं? करण ने पूछा। इस पर सलोनी उसके कान के पास मुंह ले जाकर धीमे से जो कुछ कहा। उसे सुनकर करण चौंक गया। अचानक मुंह से आवाज निकल पड़ी, क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हां, मैं बिल्कुल सही कह रही हूं। पापा को रास्ते से हटाए बगैर कुछ नहीं होगा, और हां, यह काम तुम्हें ही करना होगा। सलोनी बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। हत्या जैसा घिनौना काम। करण ने एक झटके में सलोनी के प्रस्ताव पर पानी फेर दिया। उसने नसीहत देते हुए उससे भी ऐसा कर। सलोनी से दो टूक शब्दों में उसने कहा कि भले ही वो उससे किनारा कर ले, मगर ऐसा वो भी कतई ना करे। उसके बाद करण अपने गांव चला गया। उसने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। करण से उसका एक तरह से संबंध खत्म हो चुका था। ये बात उसने पुष्पेंद्र को बताई। पुष्पेंद्र से सलोनी बोली कि करण के जाने के बाद उसका दुनिया में उसके सिवाय और कोई नहीं है, इसलिए दोस्त होने के नाते वो उसकी मदद करे। उसने तर्क दिया कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो उसका हाल भी उसकी बड़ी बहन जैसा हो जाएगा। एक तरह से सलोनी ने पुष्पेंद्र से हमदर्दी की उम्मीद लगा ली थी। पुष्पेंद्र सलोनी की बातों में आ गया। वो उसकी लच्छेदार बातों और उसके कमासिन हुस्न के प्रति मोहित हो गया था। मोबाइल पर घंटों बातें करते हुए सलोनी ने एक बार कह दिया था वो उसे करण की जगह देखती है, उससे प्रेम करती है। करण तो बुज़दिल और मतलबी निकला, लेकिन उसे उस पर भरोसा है। यदि वो उसका काम कर दे तो दोनों की जिंदगी संवर जाएगी। उसने पुष्पेंद्र को हत्या के एवज में 1 लाख रुपए भी देने का वादा किया। पुष्पेंद्र पैसे का लालची था। उसने सलोनी की बात मान ली और फिर योजनाबद्ध तरीके से 4 अगस्त 2021 की रात को तकरीबन 10 बजे उसके घर चला गया। सलोनी ने उसे परिवार के लोगों की नजरों से बचाकर नीचे के कमरे में छिपा दिया, जबकि परिवार के लोग पहली मंजिल पर थे। कुछ देर बाद जब घर के सभी सदस्य गहरी नींद में सो गए तो रात के 2:30 बजे सलोनी नीचे आई और पुष्पेंद्र को अपने साथ पिता के उस कमरे में ले गई जहां वो सो रहे थे। रविदत्त अकेले गहरी नींद में पीठ के बल सो रहे थे। पुष्पेंद्र ने तुरंत तमंचे से रविदत्त के पास जाकर गोली मारी और तेजी से भागकर अपने घर आ गया। पुलिस के सामने पुष्पेंद्र द्वारा हत्या का आरोप कबूलने के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। सलोनी को भी तुरंत थाने बुलाया गया। उससे जैसे ही थाना प्रभारी ने उसके पिता की हत्या के बारे में पूछा तो वो नाराज होती हुई बोली, सर, मेरे पिता की हत्या हुई है और आप मुझसे ही सवाल जवाब कर रहे हैं। यहां तक कि सलोनी ने परेशान करने की शिकायत गृह मंत्री तक से करने की धमकी